कहते हैं साहब कि अगर आपकी तरक्की हो रही हो और उस तरक्की से लोगों को जलन ना हो रहा हो तो आपकी तरक्की नहीं हो रही। ये कथन में बहुत बड़ा है, बहुत सही है और बहुत ही ज्यादा देखा जाता है आम जिंदगी के अंदर में। अब आप पूछोगे सर ये बताओ आप ये कथन क्यों बोल रहे हो? ये कथन मैं इसलिए बोल रहा हूँ साथियों, क्योंकि हाल ही में इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है दो यूनिवर्सिटीज के द्वारा। दोनों अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज हैं, भारत की यूनिवर्सिटीज नहीं है। इसलिए मैंने ये कहा कि ये अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है और इनके द्वारा इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है। और क्या रही है भारत की रैंकिंग, क्या है इनके सूचकांक जारी करने के तरीके, सब कुछ चर्चा करूंगा इस वीडियो में। और मैंने ये लाइन क्यों कहा आपको अंत तक इसका जवाब मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। पर उससे पहले मैं चाहता हूं वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम के जहां पे इंडेक्सेस वगैरह पूछे जाते हैं तो उनका हार्दिक स्वागत है। तो मैं हाइलाइटर ले लेता हूं सबसे पहले, तब आपके साथ इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी कर दिया गया है 2022 का। जैसे इन्वायरमेंट वर्ड सुनेंगे तो सीधा समझ लीजिएगा जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। तो द हिंदू के अंदर में आया हुआ था साथियों, 11 तारीख की न्यूज है कि इंडिया ने जो है बॉटम इसमें परफॉर्म किया है, किसमें, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर में। ठीक है, और उस इंडिया के द्वारा यानी भारत सरकार के द्वारा इसे रिजेक्ट भी कर दिया गया है। तो न्यूज में यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सवाल उठाए हैं कि जिन पैरामीटर्स के ऊपर में यानी जिस मापदंडों के ऊपर में इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान नीचवा रखा गया है यानी नीचे स्थान पर रखा गया है, उसमें मैं जानना चाहूंगा महाशय कि आपने किन पैरामीटर्स के ऊपर में ये जो प्यारे से तरीके अपनाए भारत के खिलाफ, ये क्या रणनीति है। तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा साथियों कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स होता क्या है। तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स एक इंटरनेशनल रैंकिंग सिस्टम है जिसमें कंट्रीज को इन्वायरमेंटल हेल्थ के ऊपर में रैंकिंग दी जाती है। जैसे आपके देश में पर्यावरण में कितनी अच्छी आपके पर्यावरण, आपके जो आपका पर्यावरण है, माफ कीजिएगा प्रोनाउंसिएशन मुझसे गलत हो गया था, पर्यावरण है उसमें आपका जो सांस ले रहे हैं लोग यानी जो एयर क्वालिटी है या अन्य तरह की जो भी चीजें हैं वो कैसी है, यानी अच्छी है, नहीं है, बुरी है, क्या उसका एक्चुअली मतलब करंट कंडीशन चल रहा है। तो उसको देखते हुए ये एक तरह की इंटरनेशनल रैंकिंग दी जाती है। तो इसमें 180 देश को इस बार इंक्लूड किया गया है। तो ये पहली बार 2002 में स्टार्ट किया गया था और ये इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ओके, तो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कोलैबोरेशन किया है किसके साथ, येल सेंटर ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ इंटरनेशनल अर्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क के साथ। यानी इन दो संस्थाओं के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्या किया है, संधि की है, यानी एक तरह से क्या किया है, पार्टनरशिप की है या कोलैबोरेशन किया है, जिसमें उन्होंने इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया है 180 कंट्री के ऊपर में। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब साथियों इसमें कुछ इस तरह चीजें आई है ना सामने कि भूपेंद्र यादव जी जो हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा कहा सुनो भाई जरा चौधरी बनने की कोशिश मत करो। ठीक है, चौधरी जो तुम बन रहे हो ना, तुम्हारे जो मापदंड निकालने के तरीके हैं ना, अब सुधर जाओ नहीं तो कतई बुरा हाल होगा तुम्हारा। अब इन्होंने इतना गंदा रैंकिंग किया है कि 180 कंट्री में भारत को सबसे नीचा स्थान इन्होंने दिया है। अब ये निचला स्थान देने का क्या मतलब है इनका, ये कहना चाहते हैं कि भारत क्या सबसे खराब परफॉर्मेंस कर रहा है एनवायरमेंट के ऊपर में? नहीं, ये देखिए इनके जो तरीके हैं ना, सबसे मजा आएगा इनके तरीके सुन के। इन्होंने कहा सुनो भाई, जो तुम स्मार्टनेस दिखा रहे हो उसमें एक चीज याद रखना कि जो अभी न्यू इंडिकेटर आया है किसके अंदर में, क्लाइमेट पॉलिसी के अंदर में, उसमें जो ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है लेवल 2022 का, उसमें प्रोजेक्टेड जब यानी उसमें जो कंप्यूट किया जाएगा उस चीज को निकाला जाएगा,
तो उसमें एवरेज रेट लिया जाएगा। एवरेज का मतलब क्या होता है साथियों, एवरेज रेट जब भी निकालना होगा आपको, तो सब चीज को जोड़ दीजिए और जितने बार जोड़ा है उससे उसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपको एवरेज मिल जाता है। तो 10 साल का जो एवरेज डेटा होगा, यानी लॉन्ग टर्म पीरियड के ऊपर में रिन्यूएबल एनर्जीज को लेते हुए, कैपेसिटी को देखते हुए, कार्बन सिंक्स कितना कर रहे हैं, उन सब चीज के मापदंडों के ऊपर में हम सीएनजी एमिशन निकालेंगे। लेकिन तुमने जो निकाला ना भाई, तुमने इन सब को पूरे तरीके से इग्नोर करके निकाला। दूसरी बात, तुमने कोई भी 10 साल के जो हिस्टोरिकल डेटा है उसको भारत का इग्नोर कर दिया। तुमने करेंट डेटा को उठाया और उससे कंपैरिजन करने के लिए, यानी एक तरह का बेसलाइन इफेक्ट क्रिएट किया, और उसके हिसाब से तुमने क्या किया, निकाल दिया एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इसमें सबसे टॉप पे जो है साथियों, ये है आपका डेनमार्क। अब ये मैंने स्टार्टिंग में जो लाइन कहा कि जब आप तरक्की कर रहे हो तो लोग आपसे जलते हैं, तब समझ में आता है कि हाँ आप तरक्की कर रहे हो। आप विश्व भर में कोई भी रैंक उठा लो, करप्शन इंडेक्स उठा लो, कोई भी इंडेक्स, चाहे व्यापार इंडेक्स निकाल, कोई भी आपको जो इंडेक्स सामने दिख रहा है ना इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इसमें जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, यानी नॉर्डिक नेशन कौन कौन से, डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ये सब कंट्रीज हमेशा टॉप 3 पे लोग बैठे रहेंगे। ठीक है, ये डेनमार्क तो आपको 1 2 3 में से कहीं ना कहीं दिखेगा, ये चौथा पे जाएगा ही नहीं बंदा। अब ये लोग क्या करते हैं ना, ऐसा छल रच रहे हैं भारत के खिलाफ कि भारत में इन्होंने कहा कि फ्रीडम इंडेक्स नहीं, भारत में फ्रीडम इंडेक्स नीचे है। तो फ्रीडम इंडेक्स सबसे अच्छा कहाँ है भाई, फ्रीडम इंडेक्स है डेनमार्क के अंदर में, कनाडा के अंदर में। तो ये लोग, इनका कहना रहता है कि भारत जो है हर चीज में खराब परफॉर्मेंस कर रहा है। अब जो उभरती छवि है भारत का, ये इन लोग को तो पच नहीं रहा है। अगर इंडेक्सेस निकाल रहे हैं तो ये हर इंडेक्स में भारत को हमेशा नीचे दिखा रहे हैं, चाहे तो ये करप्शन में दिखाते हैं, चाहे तो ये फिर इन्वायरमेंट में दिखाते हैं, चाहे तो ये फिर आपको वाटर में दिखाते हैं। हर तरह के इंडेक्सेस में ये भारत को नीचे दिखा रहे हैं। और आपको टॉप पे ये डेनमार्क, आप कोई भी इंडेक्स उठा के देख लेना, आप मेरी बात पर अगर नहीं भी विश्वास हो आप गूगल करके देख लो, जितने भी इंडेक्सेस पूछे जाते हैं यूपीएससी के अंदर में, मैंने रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस सीरीज कराई है, ओके, वहां पे भी आप जाके ये चीज देखना, नोटिस करना, हर इंडेक्स में मैं बोलूंगा कि डेनमार्क 3rd रैंक पे, नॉर्वे 2nd रैंक पे, ऐसे करके मैं हमेशा बोलूंगा। क्योंकि ये तीनों कंट्रीज में, जैसे कोई ये लोग तो मतलब होता है ना ऊपर से सीधे नीचे यहाँ पे आए हैं धरती पे, और इनके अंदर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, या प्रॉब्लम है तो पूरी संस्थाएं इग्नोर कर देती है आराम से देखते हुए। तो की फाइंडिंग्स रिपोर्ट्स की इस ये आए हैं कि इसका जो ईपीआई रिपोर्ट जारी किया वो 40 इन क्या बोलते हैं इंडेक्सेस के ऊपर में, इंडिकेटर्स के ऊपर में ये लागू किया गया, जो 11 इशू को कवर करेगा। कितने रैंक दिया गया, कितने कंट्रीज को रैंक दिया गया इसमें, 180 कंट्री रैंक, 180 कंट्री को रैंक दिया गया है। 40 इंडिकेटर्स जो हैं, जैसे आपका बहुत सारी चीज इसके अंदर, जैसे क्लाइमेट चेंज, परफॉर्मेंस, एनवायरमेंट, हेल्थ, इस तरह की चीजों के ऊपर में रैंकिंग दी गई है। जिसमें न्यू पैरामीटर्स है साथियों, जैसे आपका एयर क्वालिटी इंडिकेटर, सस्टेनेबल पेस्टिसाइड्स यूजेस, इन सब चीजों के ऊपर में ध्यान रखते हुए इसको रैंकिंग दिया गया है। तो डेनमार्क ने टॉप किया है, बहुत अच्छा है स्कोर है इसका 77.9, और भारत का स्कोर है 18.9 समथिंग, ओके। तो आपको दिख रहा है कि हम किससे भी नीचे आ रहे हैं, देख लो हम अपने नाइबर जो नेशन है उससे भी नीचे हैं। जैसे आपका अफगानिस्तान, 81 रैंक पे है, सोचो कितना आगे। जहां भी बम ब्लास्ट हुआ इतना ये होता है, वहां पे वो लोग में पॉल्यूशन नहीं है, श्रीलंका में पॉल्यूशन नहीं है। चाइना जो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस एमिशन कर रहा है, भारत और चाइना सबसे टॉप पे हो जाएगा 2050 के अंदर में ग्रीन हाउस एमिशन के में, ये अनुमान है इनका। तो चाइना जो है उनको भी इन्होंने 160 रैंक पे रखा है। नेपाल अपना पड़ोसी देश अपने, पाकिस्तान भाई इससे गंदा दिन नहीं देखने को मिल सकता यार, पाकिस्तान हमसे आगे है, वही 4 रैंक आगे। तो ये नहीं दिख रहा कि आपको इंडिया को एकदम बॉटम में रखने का क्या इनका सोच है। इससे साफ दिखता है कि ये जो स्ट्रेटजी फॉर्म कर रहे हैं ना, तो ये बहुत ही गलत तरीके से, देखो जैसे मैंने आपको कहा डेनमार्क, यूके, फिनलैंड, उसका स्वीडन, ये सब आपका जो है ना हमेशा टॉप 5 टॉप 10 में बैठे रहते हैं। ये लोग तो मतलब आसमान से आई परी बोलता है ना यार, वही है बस। बायोडाइवर्सिटी में भारत की रैंकिंग खराब है, प्रोटेक्शन एरिया, प्रोटेक्टेड एरियाज में भारत की रैंकिंग खराब है, स्पीसीज प्रोटेक्शन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग खराब है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 170, मतलब इन लोगों ने किसी भी रैंकिंग में अपन को 160 के ऊपर नहीं रखा है, सिवाय एक के, वो है वेस्ट मैनेजमेंट, उसमें भी 151 में इन्होंने रैंकिंग दी है। तो भूपेंद्र यादव जी ने यही कहा, सुनो भाई चौधरी मत बनो, तुम्हारी जो रैंकिंग लेने के तरीके हैं ना वो तुम्हारे तरीके हैं, हम अपने स्तर पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हमें ये बात पता है।
तो आप ये देख सकते हैं कंट्रीज को। अब यहाँ पे देखिए, आप मैंने आपको टॉप 8 कंट्रीज दिखा दी और बॉटम की 8 कंट्रीज दिखा दी। जो सबसे नीचे स्थान पे भारत है और अपना उसके ऊपर म्यांमार, वियतनाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान, पपुआ न्यू गिनिया, यही सब आपका देश है जो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में बॉटम 8 पे है। और टॉप 8 पे इसका इसमें है डेनमार्क, यूके, फिनलैंड, माल्टा, स्वीडन। ये आपके क्या है, टॉप 8 कंट्रीज हैं पूरे। और ये आपके टॉप बॉटम 8 कंट्रीज है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर में। तो साथियों, आपको मेंस ओरिएंटेड इसमें एक ही आंसरिंग राइटिंग करनी है। आंसर क्या है कि जो आपका इवेलुएट करना है आपको कि इंडिया का जो रिस्पॉन्स है क्लाइमेट चेंज क्राइसिस के ऊपर में वो क्या है। दूसरी बात कि इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो इन्वायरमेंटल सुटेबिलिटी है उसमें भारत कैसे परफॉर्म करे। अब आप इतिहास उठा के देख लो, अगर आप इतिहास पढ़ते होंगे तो जितने भी ये जो आज डेवलप्ड कंट्री हैं, चाहे आपका यूएसए, फिर आपका हो गया यूके, फिर आपका हो गया जर्मनी, फिर आपका हो गया फ्रांस, ये सब बंदों ने क्या किया ना साथियों, ये सब देखने के हैं। ओके, सबसे ज्यादा यूएस, जब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन, सबसे ज्यादा जो विस्फोटक पदार्थों का उपयोग करना यूएस के द्वारा ही किया गया है। और उस समय जब ये खुद डेवलपिंग फेज में थे तब इनके द्वारा बहुत सारे प्रदूषण फैलाए गए। अब जब ये प्रदूषण फैलाए गए, अब ये तो डेवलप्ड हो गए, इनका काम तो खत्म हो गया। अब ये डेवलपिंग कंट्रीज को आ जाते हैं डायलॉग देने के लिए कि आप इन्वायरमेंटल सुटेबिलिटी पे, सस्टेनेबिलिटी पे काम कीजिए। आप इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं मानते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट को ध्यान रखें। जब अपना ये काम कर रहे थे तो ये अपनी बुद्धि कहाँ लेके गए थे, मुझे ये जानना है। खैर कोई नहीं, भारत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है हर चीज के ऊपर में, और भारत जरूर इसमें और भी अच्छा परफॉर्म करेगा। बट इनके जो रैंकिंग देने के तरीके हैं ना, कतई बेकार है। लेकिन फिर भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप इसको देख लीजिएगा कि क्या क्या भारत के सामने चैलेंज आ रहे हैं कि इन्वायरमेंटल। अगर ये रैंकिंग में अगर ट्रांसपेरेंसी है साथियों, मैं दो बातें यहाँ रखना चाहूंगा कि ट्रांसपेरेंसी है तो एक बात तो ये साफ हो जाएगी कि भारत की रैंकिंग इतनी खराब क्यों आई। दूसरी बात कि अगर इन लोग के द्वारा कोई छल रचा जा रहा है ना, या किसी तरह का होता है ना कि भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें एजेंसीज को क्या करना चाहिए, जाके साफ साफ यहाँ पे इंस्पेक्शन करना चाहिए कि इनके द्वारा जो भी चीज मार किया जा रहा है क्या वह सही है या गलत। ओके, तो द हिंदू में था आपका, इसलिए मैंने सोचा कवर कर देता हूँ। और एग्जाम में भी इंडेक्स रिपोर्ट्स वगैरह पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर में, और मेंस में भी आंसर राइटिंग में जैसे मैंने ये क्वेश्चन रखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ को और इकोनॉमिक क्या बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी को हम लोग क्या करना चाहते हैं, बैलेंस बना के रखना चाहते हैं, तो इसके ऊपर में मेन हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो फिर मुझे दीजिए आ गया, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बहुत सारे स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जाके आप देख सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।